हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम ऑलरेडी सीडीपी की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारी ये क्लास 6 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग। ये क्लासेस उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो स्टेट लेवल पर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप एसटेट कर रहे हो, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, आरपीएससी, रीट, आप किसी भी टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे मेरे बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आता है, तो आपके लिए भी ये क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, मैंने सीडीपी कंप्लीट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे क्लासेस देख सकते हैं। ओके, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। ओके, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्याजे। ठीक है, सबसे पहले हम प्याजे को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वाइगोस्की और एंड में हम कोलबर्ग को डिस्कस करने वाले हैं। प्याजे, जिन्होंने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत बेसिकली बिलोंग करता है संरचनावाद को। संरचनावाद का मतलब है ज्ञान का निर्माण, कि बालक स्वयं ही ज्ञान का निर्माण करते हैं और ये ज्ञान का निर्माण सक्रिय होकर क्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। जीन पियाजे को स्विस मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है क्योंकि वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ओके, जीन पियाजे की ने विकासीय अवस्था सिद्धांत दिया क्योंकि इन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बताया। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास वातावरण और सामाजिक अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इन्होंने कहा बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और स्वयं विज्ञान का निर्माण करता है। जीन पियाजे ने कहा कि पहले बच्चे के अंतर्गत विचार आता है, उसके बाद भाषा का विकास होता है। जीन पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा को महत्व दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि बच्चा जो इकोसेंट्रिक स्पीच होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। जो भी बच्चा काम कर रहा है और खुद से बातें करता है, उसी को हम इकोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चों को जो चिंतन होता है, जो बच्चा सोचता है, ठीक है, ठीक है, वो वयस्क जो बड़े लोग हैं उनके बराबर सोचता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, छोटा बच्चा तो छोटे तरीके से सोचेगा, जो बड़ा आदमी है, बड़ा व्यक्ति है, वो बड़े तरीके से सोचेगा, लेकिन जो क्वांटिटी होगी, मात्रात्मक होगी, वो सेम होगी, लेकिन जो गुणात्मक होगा वो डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट होता है। उसके बाद है, इन्होंने जीन पियाजे ने जैविक परिपक्वता पर बल दिया है। ठीक है, जो फोकस्ड ऑन बायोलॉजिकल मैचुरेशन। इन्होंने बुक लिखी, बुक का नाम था द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड और लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। इन्होंने सामूहिक एकालाप पर भी काफी जोर दिया। ठीक है, कलेक्टिव मोनोलॉग। ठीक है, जिसके अंतर्गत बच्चे एक दूसरे से संवाद करते हैं। प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया और संरचना। ठीक है, अब बच्चे का ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। पहला है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, बुद्धि लगाते हैं, ठीक है, तर्क करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये जब सारी क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संगठन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमारी मानसिक क्षमताएं एक साथ मिलकर कार्य करती हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। ठीक है, अब है अनुकूलन। अनुकूलन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अनुकूलन होता क्या है, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना, उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। अब अनुकूलन 2 प्रकार का होगा। पहला है हमारा समावेशन, आत्मसातीकरण, जिसे इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, जब पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को हूबहू जोड़ दिया जाए, उसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं, समावेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक बच्चे ने कैट देखी, ठीक है, उसने अपने दिमाग में फिट कर लिया, ठीक है, कि एक ब्लैक कलर की कैट होती है, उसके 4 पैर होते हैं। ठीक है, फिर उसने एक हॉर्स देखा, उसने भी उसको अपने दिमाग में उसको जोड़ लिया। ठीक है,
उसने देखा कि एक ब्लैक कलर का हॉर्स है, उसकी भी 4 टांगे हैं, एक पूँछ है, ठीक है? तो क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में जोड़ लेते हैं, ठीक है? हूबहू उसमें बिना किसी बदलाव के, तो उसे हम समावेशन एसिमिलेशन कहते हैं। इसी के विपरीत समायोजन उसे कहते हैं जब पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान के आधार पर बदलाव किए जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं, उसे हम समायोजन कहते हैं, ठीक है? अच्छे से क्लियर हो गया? समायोजन किसे कहते हैं? जो हम पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान के आधार पर बदलाव करना ही समायोजन कहलाता है, ठीक है? अब पहले बच्चे ने कैट देखी और हॉर्स देखा, ठीक है? तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। अब बच्चे ने डिफरेंशिएट किया कि जो कैट है वो म्याऊँ करती है और हॉर्स क्या करता है, हिनहिनाता है, ठीक है? उसने उनकी साउंड के आधार पर क्या किया, बदलाव किए, तो ये किसमें आ जाएगा, समायोजन में आ जाएगा। फिर आता है समयधरण, ठीक है? समावेशन और समायोजन में बैलेंस करना ही इक्विलिब्रियम कहलाता है, ताकि किसी भी प्रकार का विरोध उत्पन्न ना हो, ठीक है? समावेशन और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करना ही इक्विलिब्रियम साम्यधरण कहलाता है, ताकि किसी भी प्रकार का विरोध उत्पन्न ना हो। फिर आता है स्कीमा। स्कीमा स्मॉल पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन को कहा जाता है, ठीक है? ज्ञान के संगठित भंडार को स्कीमा कहते हैं और इसके प्रयोग को, ठीक है, इस ज्ञान के सही तरीके के प्रयोग को स्कीम कहा जाता है। ओके, अच्छे से क्लियर हो गया? फिर आती है, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, जिसे SPCF के नाम से आप लर्न करोगे। S मीन्स सेंसरी मोटर स्टेज, प्री P मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज, C कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और F फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 इयर्स के बीच में होती है, ठीक है? इसे हिंदी में संवेदी पेशीय अवस्था कहा जाता है, ठीक है? सेंसरी मोटर स्टेज, इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि जो भी बच्चा ज्ञान का निर्माण करेगा वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से करेगा, ठीक है? कान, नाक, ठीक है? टच, ठीक है? फील करेगा उसको, ठीक है? तो ये सब क्या हमारी 5 सेंसेस है, उसके माध्यम से ज्ञान का निर्माण करेगा और बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखेगा, ठीक है? नकल करके सीखेगा। फिर है मूल प्रयोगात्मक व्यवहार, इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर, जो बच्चा जन्म से ही सीख कर आता है, ठीक है? जैसे कि रोना, ठीक है? पलकें झपकाना, हंसना, तो ये क्या आपकी मूल प्रयोगात्मक व्यवहार होता है। फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तुत स्थायित्व। वस्तुत स्थायित्व उसे कहते हैं, ठीक है? वस्तु स्थायित्व उसे कहते हैं जो चीज आपकी आंखों के सामने है उसका अस्तित्व है, ठीक है? और जो चीज आपकी आंखों के सामने नहीं है, अगर वो चीज आपसे दूर हट गई है फिर भी उसका अस्तित्व होता है, ठीक है? जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो मेरा अस्तित्व है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाऊँ, पानी पीने चली जाऊँ, ठीक है? तब भी मेरा अस्तित्व रहेगा, ठीक है? जो चीज़ आपको आँखों के सामने है, ठीक है? उसका अस्तित्व है, लेकिन जो चीज़ आपसे दूर है, तब भी उसका अस्तित्व होता है, उसी को हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, ठीक है? ये शेषवा अवस्था के अंत में बच्चों के अंदर ये गुण आ जाता है। फिर आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है, ठीक है? इसे पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था कहते हैं। यह अवस्था भाषा चिन्हों एवं प्रतीकों का निर्माण करते हैं, सिंबॉलिक, ठीक है? अब भाषा चिन्ह प्रतीक क्या होते हैं, सिंबॉलिक, ठीक है? बच्चे किसी भी चीज़ को अज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि एक डंडा है, उसको घोड़ा घोड़ा बैठ के सवारी करने लगते हैं, ठीक है? डॉल है उनकी, ठीक है? उसको बेबी अज्यूम कर लेते हैं, तो ये क्या सिंबल बना लेते हैं किसी चीज़ का। फिर है काल्पनिक खेल, ठीक है? बच्चे क्या करते हैं, काल्पनिक खेलते हैं, डॉक्टर डॉक्टर, ठीक है, खेलते हैं ना? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करते हैं, एनिमिज्म। जीववाद उसे कहते हैं जब बालक निर्जीव वस्तु को सजीव समझ लेता है, उसे एनिमिज्म कहा जाता है। अहम केंद्रित व्यवहार उस व्यवहार को कहते हैं कि जब बच्चों को लगे जो चीज़ मुझे पसंद है वही चीज़ सबको पसंद है। अगर बच्चों को आइसक्रीम खानी है तो
सभी, मम्मी भी वही खाएगी, डैडी भी वही खाएंगे, ब्रदर भी वही खाएगा, सिस्टर भी वही, तो ये क्या होगा, अहम केंद्रित व्यवहार कहलाता है। ठीक है। फिर है संरक्षण का अभाव। इसके अंदर बच्चों के अंतर्गत संरक्षण का अभाव होता है। ठीक है। अब ये एक जार है। ठीक है। और ये एक पतली सी मैंने एक जार बना दी। ठीक है। अब मैंने बच्चे से पूछा बताओ किसमें सबसे ज्यादा वाटर है, तो बच्चे ने बोला कि इसमें सबसे ज्यादा वाटर है। ठीक है। बच्चा लगा ही नहीं पाया कि अगर आकार बदला है तो द्रव्यमान भी बदल जाएगा। ठीक है। बच्चे को लगा इसमें क्या है, कम वाटर है, लेकिन ये क्या है, थोड़ी लंबी है तो इसमें ज्यादा वाटर होगा। तो इसमें का क्या होता है, बालकों के अंदर संरक्षण का अभाव होता है, केंद्रीकरण होता है। कि बच्चे केंद्रीकरण उसे कहते हैं जब बच्चा किसी भी चीज का एक ही पहलू देखता है। ठीक है। उसके दूसरे एक्सेप्ट पे जाता ही नहीं है। ठीक है। अविलोम्यता, इरिवर्सिबिलिटी उसे कहते हैं जब बच्चे किसी भी चीज को पलट नहीं पाते हैं। ठीक है। जैसे मैंने पूछा 2 3 जा 6, बच्चे ने बता दिया, अब मैंने इसी को पलट दिया 3 2 जा 6। ठीक है। तो बच्चा नहीं बता पाया, तो इसी को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबिलिटी। फिर आता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 7 से 11 ईयर्स के बीच में होती है। ठीक है। इसके अंदर बच्चों के अंदर मूर्त चिंतन आ जाता है। जिस चीजों को बच्चे देख पाते हैं, ठीक है, छू पाते हैं, उसे उसके बारे में वो सोच पाते हैं, उसी को हम मूर्त चिंतन कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों के अंदर सी सी एस का गुण आ जाता है। सी मीन्स कंजर्वेशन, संरक्षण का गुण आ जाता है। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था एक बड़े से जार में इतना पानी है और इसी की शेप अगर मैंने चेंज कर दी तो बच्चा अब कंफ्यूज नहीं होगा, तो बच्चों के अंदर इसमें गुण आ जाता है। ठीक है। फिर आता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बच्चे कर पाते हैं, और सीरिएशन सीरीज में लगा पाते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। उसमें लगा पाते हैं। ठीक है। अभी सारे चिंतन बच्चे इसमें अभिसारी चिंतन कर पाते हैं। अभिसारी चिंतन उसे चिंतन को बोलते हैं जब एक दिशीय चिंतन होता है। ठीक है। एक तरीके से सोचना। तार्किक चिंतन बच्चे धीरे धीरे तर्क देना शुरू कर देते हैं और बच्चे लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक चिंतन, फॉर्मल ऑपरेशन, जो 11 प्लस ईयर होता है। इसके अंतर्गत बच्चों में अमूर्त चिंतन आ जाता है। ठीक है। जिन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, ठीक है, वो अपने दिमाग में उन चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं। हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है, कल्पनात्मक चिंतन आ जाता है, डिडक्टिव लॉजिक आ जाता है, निगमनात्मक तर्क। ठीक है। निगमनात्मक तर्क उसे बोलते हैं जब रूल से एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। आगमन तर्क मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है जब पहले बच्चे को उदाहरण सिखाया जाता है, फिर हम नियम पर जाते हैं। ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी चिंतन उसे बोलते हैं जब हम किसी भी चीज के बारे में कर रहे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, तो हम हर तरीके से उस काम को करना सीखते हैं। ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बोलते हैं। ठीक है। या फिर हम किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है तो हम एक ही तरीके से नहीं सोचेंगे। अगर हम एक ही तरीके से सोचते हैं तो वो क्या होती है, हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। अगर हम अलग अलग तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है। ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करने लगते हैं। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, सकर्मक अनुमान। ठीक है। सकर्मक अनुमान उसे कहते हैं जब दी गई जानकारी से अज्ञात जानकारी का पता लगाना हो। ठीक है। इस स्टेज में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा होता है और इसमें साइंटिफिक थिंकिंग भी आ जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे लव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। वाइगोस्की सोशल कल्चर डेवलपमेंट। लव वाइगोस्की एक प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक थे जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि बच्चों के सीखने में सामाजिक संपर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। जो बच्चा जो भी सीखता है उसमें समाज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। इन्होंने 3 टर्म्स के बारे में बात की है। पहली है आपकी एमकेओ, फिर आपका जेडपीडी, फिर आपका स्कैफोल्डिंग। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। ठीक है। द एमकेओ, द मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है। द मोर नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है। जो अधिक जानकार है, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ठीक है। वो कौन व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है। जब आप कोई भी कार्य कर रहे होते हो, आप उसमें बीच में फंस जाते हो। ठीक है। उस काम को नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। अगर आपको हेल्प दे दी जाए तो आप उस कार्य को कर पाओगे। तो ये हेल्प कौन देगा,
जो मोर नॉलेजेबल पर्सन होगा, ठीक है, जो मोर नॉलेजेबल होगा, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब ये एक्सपीरियंस किनके पास हो सकता है? आपके फ्रेंड्स के पास, टीचर्स के पास, ठीक है, रिलेटिव्स के पास, ठीक है? तो ये वो व्यक्ति होते हैं। फिर है आपका द ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, जिसे जेडपीडी भी कहते हैं, ठीक है? आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे खुद से, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो आप 70 नंबर ला पा रहे थे, ठीक है? आपने बहुत सारे सोर्स यूज़ किए, ठीक है? आपने ऑनलाइन बैच ले लिया, नोट्स पढ़े, ठीक है? आपने बुक्स पढ़े, ठीक है? और अब आप अचीव कर पा रहे हैं 120 मार्क्स, ठीक है? जो ये बीच का क्षेत्र होता है, जो आपका ये गैप है, पहले आप 70 ला रहे थे, अब आप 120 ला पा रहे हो। कितने अधिक ला पा रहे हो? 50 मार्क्स अधिक ला पा रहे हो। तो इस क्षेत्र को आप क्या बोलेंगे? जेडपीडी कहेंगे। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आता है स्कैफोल्डिंग, जिसे हिंदी में मचान, पार, ढांचा निर्माण, सहारा देना भी कहते हैं, ठीक है? जब छोटा बच्चा होता है, वो साइकिल चलाना सीख रहा होता है, ठीक है? ठीक है, जब तक बच्चे को साइकिल नहीं आ जाती है, पेरेंट्स उसकी हेल्प करते हैं। जैसे ही बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है, तो उसकी हेल्प को भी बंद कर दिया जाता है, ठीक है? इसी टेम्परेरी हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। लव वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है। इन्होंने कहा है कि जब बच्चा कोई भी कार्य करता है और वो खुद से बात करता है, खुद को डायरेक्ट करता है, ठीक है? तो उसी को हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, ठीक है? अब एजुकेशन इम्प्लीकेशन, कौन-कौन से शैक्षिक प्रावधान है और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? रेसिप्रोकल टीचिंग होनी चाहिए, पीयर ग्रुप लर्निंग होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, सहयोगी सीखना, कोऑपरेटिव लर्निंग सहकारी सीखना होना चाहिए। जो भी बच्चे सीखें वो ग्रुप में सीखें, ठीक है? और एक दूसरे के साथ क्या होनी चाहिए? अंतःक्रिया होनी चाहिए, ठीक है? आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर है हमारा लास्ट कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, ठीक है? कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अलग-अलग एज ग्रुप के लड़कों को लिया और उनको एक स्टोरी सुनाई, हिंज की स्टोरी, ठीक है? इसके अंदर एक हिंज नाम का व्यक्ति होता है, जिसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार होती है, ठीक है? डॉक्टर एक दवाई लिखता है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? 10,000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट होती है। अब हिंज इतना रिच नहीं होता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उस दवाई को अफ़ोर्ड कर सके। फिर भी वो कोशिश करता है, मेडिकल स्टोर जाता है, वहाँ से वो दवाई की स्लिप देता है। वो मेडिकल स्टोर बोलता है, "ये दवाई तो मेरे पास है, पर इसका प्राइस 10,000 रुपए है।" ठीक है? तो अब हिंज के पास तो इतने पैसे नहीं है जिससे वो दवाई को बाय कर सके। तो हिंज बोलता है कि आप मुझे अभी ये दवाई दे दो, मैं आपको बाद में इस थोड़े-थोड़े टाइम में इसको पैसे देता रहूँगा। लेकिन वो मेडिकल स्टोर वाला साफ मना कर देता है। अब हिंज के पास केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो वो उस दवाई को चोरी कर ले या फिर अपनी बीवी को मरने दे। ठीक है? तो अब 2 चीज़ इससे सामने निकल के, पहली आई नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा, ठीक है? जब हिंज कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, ठीक है? कि वो चोरी करेगा या फिर अपनी वाइफ़ को मरने देगा, ठीक है? जब डिसीज़न ना ले पाना, डिलेमा में रहना, उसी को नैतिक दुविधा कहते हैं। नैतिक तर्क, मोरल रीज़निंग उसे कहते हैं जब दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ कर लिया जाए, या तो वो चोरी करेगा या फिर अपनी वाइफ़ को मरने देगा, उसे क्या बोलेंगे हम? मोरल रीज़निंग कहेंगे। कोलबर्ग ने 3 लेवल बताएँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और प्रत्येक लेवल में 2-2 स्टेजेस बताई, ठीक है? उसको अब हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहले जो लेवल 1 था, वो था प्री कन्वेंशन लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर, जो 4 से 10 ईयर के बच्चे इसके अंदर आते हैं। पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ठीक है? आज्ञा एवं दंड, ठीक है? इसके अंदर बच्चा आज्ञा का पालन करेगा किसी दंड से बचने के लिए, ठीक है? बच्चे अपना स्कूल का होमवर्क क्यों करके लेके जाते हैं, ठीक है? अगर होमवर्क करके नहीं लेके जाएँगे तो टीचर से उनको डाँट सुननी पड़ेगी, तो वो क्या करें? आज्ञा का पालन कर रहे हैं दंड से बचने के लिए। फिर है सेकंड स्टेज, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, ठीक है? इसे अदला-बदली स्टेज भी कहते हैं, ठीक है?
अगर तुमने मेरा लंच खाया है तो कल मैं तुम्हारा लंच खाऊंगा, ठीक है। तुमने मुझे मारा है तो मैं भी तुमको मारूंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज की अवस्था भी कहते हैं, टिट फॉर टैट भी स्टेज इसे कहा जाता है। सेकेंड लेवल है हमारा कन्वेंशन लेवल 10 से 13 ईयर्स की, ठीक है, नैतिक परंपरागत स्तर। इस स्टेज में जो बच्चे हैं डिसीजन जो लेते हैं वो समाज के जो कानून है, नियम हैं, उनके आधार पर लेते हैं, ठीक है। पहली स्टेज में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, ठीक है। जो उनके माता-पिता ने सिखाया है, ठीक है, उनके आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन जो सेकंड स्टेज है, कन्वेंशन लेवल है, उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो समाज के हित में लिए जाते हैं, ठीक है। पहला है आपके स्टेज 3 गुड गर्ल गुड बॉय बनने की अवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे अच्छा लड़का अच्छी लड़ने लड़की बनते हैं, ठीक है। जैसे कि घर पे कोई भी गेस्ट आ गया, उनको नमस्ते करना, ठीक है, उनके पैर छूना, ठीक है, पानी लाकर देना, तो वो गेस्ट क्या बोलेंगे, कितना अच्छा बच्चा है, ठीक है, मतलब शाबाशी पाने की अवस्था, ठीक है। स्टेज 4 है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना, ठीक है। जो समाज में नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करना, तो वो कौन सी स्टेज में आ जाएगा, हमारे स्टेज 4 होगी हमारी मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, ठीक है। फिर हमारी लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशन लेवल, ठीक है, उत्तर नैतिक परंपरागत स्टेज। इसमें दो स्टेज है, स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट और स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल थ्योरी ओरिएंटेशन। पोस्ट कन्वेंशन लेवल के अंतर्गत जो भी बच्चा डिसीजन लेगा वो स्वयं से लेगा, ठीक है, किसी के भी आधार पे नहीं लेगा, ना समाज के आधार पर, ना अपने पेरेंट्स के आधार पे, ठीक है, वो स्वयं से डिसीजन लेगा, ठीक है। स्टेज 1 में क्या होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, ठीक है। अगर समाज के जो नियम कानून है उससे अगर किसी का भला नहीं हो रहा है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए, वो किस में आएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट में आएगा। स्टेज 6, ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल थ्योरी ओरिएंटेशन। इस स्टेज में काफ़ी कम ही लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है। इस स्टेज में दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को त्याग देना, ठीक है, जैसे कि भगत सिंह देश को आज़ाद करने के लिए अपने आप को फांसी पहुंचा ली, ठीक है। तो वो किस में आएगा, यूनिवर्सल एथिकल थ्योरी में आएगा, ठीक है। अब इन्हीं की एक स्टूडेंट थी कैरोल गिलीगन, इनकी आलोचना करती है, क्रिटिसाइज करती है कि कोलबर्ग के सिद्धांत लिंग भेद पर आधारित है, ठीक है। जो कोलबर्ग ने स्टोरी सुनाई थी वो मेल ग्रुप को सुनाई थी। हो सकता है अगर वो फीमेल ग्रुप को सुनाते, ठीक है, जो फीमेल के अंदर होती है वो केयर की भावना होती है, लेकिन जो मेल होते हैं उनके अंदर ये नहीं होती है, ठीक है। तो और ही कुछ डिसीजन निकलते। आई होप अच्छे से तीनों थ्योरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। पहले हमने थ्योरी डिस्कस की है प्याजे की थ्योरी, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताया, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया वाइगॉस्की, जिन्होंने सोशल कल्चर थ्योरी दी। फिर हमने लास्ट में दी पढ़ा कोलबर्ग, जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी। अच्छे से क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सेशन पसंद आता है, सेशन को बिना कहे लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो, ठीक है। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में।